क्या देखना चाहते हो? जो आंखों के सामने होते हुए भी कभी दिखा नहीं, सुनाई देते हुए भी कभी सुना नहीं, कुछ अनसुना, कुछ अनदेखा। ब्लाइंड स्पॉट। किसी चीज की तलाश है, किसी बात का हिसाब है, बिजनेस के संबंध में सवालों का जवाब है। स्ट्रीट फॉर बवाल, कुछ ऐसे भी सवाल है जिन्हें आंसर करते हो जाता बुरा हाल है। पूरा ज्ञान का भंडार है, थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार है। पॉडकास्ट के इस सफर में हर एक गेस्ट शानदार है, थोड़ी जीत थोड़ी हार है। यहाँ क्वेश्चंस भी शुमार है। आप में से कुछ ये भी सोचते हो बातें कुछ ऐसी ऐसी अच्छी बुरी कैसी कैसी, झूठ की करे ऐसी तैसी, नथिंग बट सच हो ऐसी। थोड़ा रोना थोड़ी हंसी, थोड़ा सिंपल थोड़ी फंसी, कुछ बातें डायरेक्ट दिल से थोड़ी सी हो डिप्लोमेसी। कितने ही लोग मिलेंगे जो जवाब नहीं देंगे, डॉज करते रहेंगे दिल की पासिंग द बक, बट वी कीप ऑन आस्किंग विद अ बिग प्रश्न चिन्ह एंड गेट ऑल द आंसर्स कॉज़ वी डोंट केयर। ब्लाइंड स्पॉट। Our guest today is one of the very special real estate developers of Navi Mumbai, who has changed the shape of real estate development in Navi Mumbai and has envisaged a very special micro market within Navi Mumbai. Not only envisaged and brought development in that sector, but also christened it as Upper Kharghar. A man who has happiness embedded not only in himself, but also into his organization. The joint MD of Today Global Developers and a gem of a person, Mr. Bhavesh Shah. Welcome to the show, sir. Welcome to Blind Spot. Thank you, Yash. Thanks for having me here. Let's understand from the man himself how his journey started from Gujarat, ended up in Mumbai, and now creating history in the real estate development of Navi Mumbai. Bhavesh bhai, welcome to the show again. And can you tell me about your journey from Gujarat to Mumbai and how have you visualized this success in Navi Mumbai? Thanks, Yash. Journey के बारे में बताया तो I would like to say it did not start from Gujarat. Journey actually started from Rajasthan. Okay. मेरा जन्म राजस्थान की एक छोटे से टाउन डूंगरपुर के पास में भी एक छोटे से गांव छाणी से है. Really? तो अगर आप डूंगरपुर की बात करें तो जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल do not know about this town. Correct. But जैसे आप राज सिंह डूंगरपुर की बात करते हैं, Oh yes. who was former president of BCCI, तब लोग इमीडिएटली पहचान अच्छा वो वाला डूंगरपुर. Yes, yes. तो मेरा जो जन्म है वो छाणी गांव से है. फिर जब मैं 4 साल का हुआ तब हमारा पूरा परिवार डूंगरपुर मूव हो गया. मेरी शुरुआती जो एजुकेशन है वहाँ पे एक लोकल गवर्नमेंट स्कूल में हिंदी मीडियम में हुई. देन आई वॉज लकी इनफ कि मेरा जो फर्दर एजुकेशन है उसके लिए आई वेंट टू वल्लभ विद्यानगर, जो बहुत बड़ा गुजरात का एजुकेशन सेंटर है, जहाँ पर मैंने बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री ली. एंड देन आई डिसाइडेड कि अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ अलग करना है और बड़ा करना है, तो आई नीड टू मेक अ बिग मूव. और वहाँ पर फिर मैंने डिसाइड किया कि फर्दर स्टडीज़ के लिए MBA के लिए US जाया जाए. And then in 2004, I went to New York, जहाँ से मैंने MBA in Finance and Accounts किया. 2006, I was very lucky कि I got the opportunity with one of the Fortune 500 company. Capital One में मेरा पहला जॉब था, जो उस समय US की 4th लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी और 2nd लार्जेस्ट बैंक था. बहुत जल्दी रिचमंड ऑफिस से मुझे प्रमोट करके मैनहट्टन ऑफिस भेजा गया. और मेरे 6 साल की कैपिटल वन की जर्नी में मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, IT फिनांस में, कमर्शियल बैंकिंग में, कॉर्पोरेट प्लानिंग में, कई डिविजन्स में काम किया. तो मुझे लगता है कि आज जिस लेवल पे मैं हूँ उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट मेरी US की जर्नी को भी जाता है. एंड इन 2012 आई डिसाइडेड दैट इट इज़ टाइम टू मूव बैक टू इंडिया फॉर गुड. जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मारवाड़ी और बिजनेस हमारे ब्लड में है, तो कहीं ना कहीं मन में ये इच्छा थी कि चलो एक एक्सपीरियंस लेने के बाद आई मूव बैक टू इंडिया. एंड 2012 वाज दैट टाइम, आज से 12 साल पहले, कि जब मैं नवी मुंबई वापस आया. और उस समय मेरे बड़े भाई साहब मिस्टर भद्रेश शाह, जो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं, एंड ही इज़ द मैन एंड विजन बिहाइंड दिस कंपनी. वो ऑलरेडी 5-6 साल पहले वो कंपनी चालू कर चुके थे और हम दोनों को लगा कि साथ में मिलके उसके बहुत बड़े स्केल पे ले जाया जा सकता है. तो 2012 में आने के बाद मैंने ये कंपनी ज्वाइन की और धीरे 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 आज 12 सालों में
इस कंपनी ने, आई एम प्राउड टू से, इतनी तरक्की की है कि आज हमारे पास 200 से ज़्यादा एम्प्लॉइज हैं एंड कॉन्स्टेंटली वी आर रैंक्ड अमंग्स टॉप 3 डेवलपर्स ऑफ नवी मुंबई। ब्रिलियंट भावेश भाई, ब्रिलियंट। इस पूरी जर्नी के दौरान किस स्टेज पे आपको लगा था कि ये पॉसिबल हो सकता है, ये विजन में रख सकता हूँ? देखो यश, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब 2012 में आए तो मेरा पहला 1-1.5 साल तो इसी में लग गया कि रियल एस्टेट को समझने में, बिकॉज दिस वाज नॉट माय बैकग्राउंड। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी जो पढ़ाई है वो मास्टर्स और ई बिजनेस की थी, तो मैंने इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ा। फिर जब मेरा जॉब था इट वाज फाइनेंस से रिलेटेड, तो ऑल ऑफ अ सडन रियल एस्टेट में आना, एंड रियल एस्टेट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम। करेक्ट। आपको हर चीज, आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट समझता हूँ। आपको मार्केटिंग भी समझना है, फाइनेंस भी समझना है, स्ट्रेटेजी, विजन, HR, प्लानिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो आई वॉज वेरी लकी दैट माई बिग ब्रदर बद्रेश शाह वाज देयर, और उन्होंने मुझे पूरा समय दिया 1-1.5 साल तक इस लाइन को समझने के लिए, और कभी जल्दबाजी नहीं की कि भाई तुझे अब फटाफट वैल्यू एडिशन करना है। तो जो मुझे 1-1.5 साल का बद्रेश भाई ने समय दिया, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ। आई वॉज लर्निंग विदाउट प्रेशर। इन अ वे आई वॉज इंटर्न इन अ कंपनी जहाँ पर न पेमेंट था और न प्रेशर। बट 2014 तक आते आते यश, मुझे ये लगने लग गया कि रियल एस्टेट एक बहुत अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है, और उसमें भी नवी मुंबई का बिजनेस तो हाईली अनऑर्गेनाइज्ड था, जहाँ पर डे टू डे बेसिस पे डिसीजन लिए जा रहे थे, जहाँ पर लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी नहीं थी, जहाँ पर कोई भी मार्केटिंग को बड़े स्केल पे, जिस स्केल पे अगर मैं लोडा की बात करूँ या रुनवाल की बात करूँ या रुस्तम जी जिस तरीके से किसी प्रोडक्ट को अप्रोच करते हैं, उस तरह से नहीं किया जाता था। वहाँ पर क्या सिस्टम था, आपने एक प्रोडक्ट लिया, आपको प्रोजेक्ट को डेवलप किया, 2-3 साल में बेचा और आप आगे बढ़े। तो वहाँ पर मुझे लगा कि आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी कि अगर इसको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह से ट्रीट किया जाए और एक सिस्टमेटिक विजन लेकर 5 साल का प्लानिंग के साथ किया जाए, तो थिंग्स कैन बी वेरी डिफरेंट। 2014 से 2019 5 साल लगे वो सिस्टम को, प्रोसेस को सेट करने में, और 2019 से 2024 वाज द टाइम फॉर फिनोमिनल ग्रोथ। Super, Bash bhai. Story itself is very interesting and the results are already showing. Yes. ये पूरी जर्नी के दौरान अगेन टुडे ग्लोबल डेवलपर्स, ये नाम किसने सोचा और क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे? आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। देखो, जैसा कि मैंने बोला कि कंपनी हम दोनों भाई मिलके चलाते हैं, तो यूल बी सरप्राइज कि ये नाम दोनों का आधा दिया हुआ है। अच्छा, उसमें भी 50-50% कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ओरिजिनली जब ये कंपनी 2009 में चालू हुई तो इसका नाम खाली टुडे डेवलपर था। ओके। और टुडे नाम इसलिए रखा क्योंकि हमको ऐसा लगा कि आज की जो शक्ति है, प्रेजेंट की जो शक्ति है, उसे कोई बीट नहीं कर सकता। भविष्य किसी को पता नहीं है, और पास्ट जो है बीत चुका है। तो जो ताकत है वो आज की है। इट वाज इनिशियली नेम्ड टुडे डेवलपर्स। ओके। फिर धीरे धीरे हम लोग जब आगे बढ़े 2012-13 के आसपास, तब मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं अगर ये कंपनी को बड़े लेवल पे जाना है तो अंतरराष्ट्रीय मापदंड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर काम करना पड़ेगा। तो टुडे के साथ फिर वो ग्लोबल वर्ड जोड़ दिया गया कि ये आज की कंपनी है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड से काम करती है। दिस इज हाउ टुडे ग्लोबल है। ब्रिलियंट भावेश भाई, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यस, एंड आई थिंक द ब्रांड नेम इटसेल्फ स्पीक्स अ लॉट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। ये नाम के साथ और ये जो विजन था कि आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ इस कंपनी को चलाना है, ऑल्सो नोइंग एट द सेम पॉइंट इन टाइम कि ये इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है इवन टुडे, तो ये ब्रिज कैसे, आपने गैप कैसे ब्रिज किया इसको कि अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है पूरा, स्पेशली नवी मुंबई का जो माइक्रो मार्केट है वो तो बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज चल रहा था, and then your vision of taking it to global standards. So how are you trying to bridge this gap? देखो, मैं एक तो यश आपको ये बात बताना चाहूंगा कि there is a famous saying that Rome was not built in a day. कि कोई भी बड़ा काम ओवरनाइट नहीं हो। अगर मैं आज रात को सोचूंगा कल से मैं अपनी कंपनी बदल दूंगा तो दैट इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट। तो आप, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसके ऊपर आपको धीरे धीरे काम करना पड़ता है। तो जैसा कि बात हुई अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्सेस ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक ही सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो है प्लानिंग।
तो अगर आपको रियल एस्टेट को ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह ट्रीट करना है तो यू नीड टू प्लान बेटर। और उसमें भी मेरा जो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो फेल होती है वो ना सेल्स की वजह से फेल होती है, ना मार्केटिंग की वजह से फेल होती है, ना कंस्ट्रक्शन की वजह से फेल होती है, वो फेल होती है फाइनेंस की वजह। जब फाइनेंशियल प्लानिंग गलत होता है, Correct. जब कंपनीज ओवर लेवरेज होती है, जब इक्विटी का शेयर कम और डेट का शेयर ज्यादा होता है, उस केस में कंपनीज फेल होती है। तो द फर्स्ट थिंग आई स्टार्टेड डूइंग इज डूइंग अ 5-year प्लानिंग फॉर द कंपनी एंड डूइंग अ 12 months रोलिंग फोरकास्ट। आज भी अगर आप मुझे पूछोगे कि आज के दिन जब अपन ये शूट कर रहे हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, मैं आपको बता सकता हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मंथली कलेक्शन सारे प्रोजेक्ट्स के मिला के कितने 25 लाख स्क्वायर फीट काम चालू है। Wow. बट आई कैन टेल यू एवरी मंथ कितना कलेक्शंस आने वाला है, कितना पेमेंट्स हमको करने हैं इंक्लूडिंग बैंक ईएमआई, कितना सेविंग हो रहा है जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में डाला जा सकता है, और कितना इमरजेंसी फंड वी नीड टू मेंटेन एज अ कंपनी। एंड वी डू दैट एज अ 12 month rolling forecast. So we do 5-year planning, 12 month rolling forecast, and quarterly appraisal comparison to the budget, that what we budgeted versus what we actually have. तो पहला तो ये जो है फाइनेंशियल प्लानिंग में हमने सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज तरीका लाने का कोशिश किया। दूसरा डिफरेंस जो हम लोग लेके आए वो मैन पावर प्लानिंग में, तो बोलते हैं यू आर एज गुड एज योर टीम। True. एक जो सबसे बड़ा मैं शॉर्ट कमिंग या कमी बोलूंगा जो मैंने नवी मुंबई मार्केट में नोटिस किया कि यहाँ पर कई डेवलपर ऐसे थे जिनको ऐसा लगता था कि गिटार भी मैं बजाऊंगा, तबला भी मैं बजाऊंगा, गाना भी मैं गाऊंगा, पियानो भी मैं बजाऊंगा, Correct. खाना भी मैं बजाऊंगा और सर्व भी मैं करूंगा, क्योंकि पार्टी मेरी है। तो ये तब तक ठीक है जब आप छोटे स्केल पे काम कर रहे हो, 1 लाख 2 लाख 3 लाख पे काम कर रहे हो। बट वंस यू गो टू अ बिगर स्केल, you need to have specialized people for specialized role. You need to understand how delegation of authority works. You need to understand how delegation of work happens. तो धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, मेजर जो डिपार्टमेंट्स थे उनको डिवाइड किया, और हर डिपार्टमेंट में एक स्पेशलाइज सीनियर पर्सन इंडस्ट्री से लेके आए जिसको मिनिमम 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस। टू गिव एन एग्जांपल, आज हमारे पास हर डिपार्टमेंट के लिए, फॉर एग्जाम्पल जो आज हमारे साथ हमारे सेल्स देखते हैं, जो चीफ सेल्स ऑफिसर है, ही हैज मोर देन 20 years एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री। आई हैव अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आई हैव अ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, आई हैव अ चीफ लीगल ऑफिसर, आई हैव अ चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर, आई हैव अ चीफ ऑफ स्टाफ। यानी आप जनरली रियल एस्टेट में कभी नहीं देखेंगे कि लोग इस लेवल पे डिटेलिंग में हायरार्की पे जा रहे हैं। एंड ऑल दिस पीपल आर अनऑफिशियली, नॉट ऑफिशियली बिकॉज वी आर नॉट अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, आर मेंबर्स ऑफ आवर बोर्ड, who ultimately report to myself and मेरे बड़े भाई बद्रेश शाह। तो ये 8 लोगों का जो टीम है या 7 या 8 लोगों का जो टीम है, वो टीम मिलके सारे डिसीजन लेता है, ताकि 2 चीजें, एक तो मुझे माइक्रो मैनेजमेंट ना करना पड़े, और दूसरा जो एक्सपर्टीज है उसका हमको फायदा मिले और उसके बेसिस पे। Correct. Brilliant approach. It is very idealistic to run an organization like this, but because blind spot है ये, और थोड़ा सा we will try to unreveal certain things which are not spoken about. Developers are, like you only said, developers are largely known to manage everything by themselves. They want to control everything. They have want to have a control on all the aspects of real estate, sales, construction, marketing, HR, everything. From there, moving to, like you said, delegation of authority, having a set of people, but उनको authority भी दे के उनसे काम करवाना, ये जर्नी कितना कंफर्टेबल रहा एज अ प्रमोटर? देखो यश, कोई भी चेंज लाइफ में कभी भी इजी नहीं होता। राइट। देखो मैं आपको एक सेइंग बोलूंगा जो हिंदी की बहुत पुरानी कहावत है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। यानी इसका मतलब क्या होता है कि जो आदमी जिस चीज में स्पेशलिटी रखता है उसको ही वो काम करना चाहिए। लाइक मैं अपना एग्जांपल देता हूं, आई एम वेरी बैड विथ रीडिंग ड्राइंग्स एंड आर्किटेक्चर रिलेटेड वर्क। तो अगर आप मुझे बोलोगे कि आर्किटेक्ट के साथ बैठ कर आपको बिल्डिंग प्लान करना है तो आई एम गोइंग टू डू अ मिजरेबल जॉब। ओके। बट अगर आप मुझे बोलोगे कि कोई कैंपेन
डिसाइड करना है, या मार्केटिंग प्लान, या सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटेजी, या फाइनेंशियल प्लानिंग, आई एम गोइंग टू डू अ वेरी गुड जॉब बिकॉज आई एम गुड एट इट। Right. तो जब मैंने और मेरे बड़े भाई ने मिलकर डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू हैव स्पेशलाइज्ड पीपल फॉर स्पेशलाइज्ड जॉब, पहले 3-4 महीने डिफिकल्ट थे, क्योंकि उनको हायर करने के बाद भी वो जो पुरानी आदत थी सालों की, 15-20 साल पुरानी, हर काम हम खुद करने जाते थे, या हर काम में हम उनको आइडिया देते थे कि ये काम को आप इस तरह से करें। हाँ। देखो, आप अगर शेफ को बताओगे कि आपको कोई स्पेशल इटालियन डिश है, आप इटली से शेफ लेके आए और आप बोल रहे हो कि देख जब तू पिज्जा बनाएगा ना, तो क्रस्ट को इतना आप पकाना, इतना चीज डालना, इतना उसके अंदर सॉस डालना, और फिर बाद में आप खाओगे कहोगे मजा नहीं, थोड़ा तड़का भी डालोगे। हाँ, और आप कहोगे कि नहीं यार शेफ अच्छा नहीं। राइट। नहीं, शेफ अच्छा है। Correct. आपने उसको इतना माइक्रो मैनेज किया कि अल्टीमेटली उसने वो चीज प्रेजेंट की जो आप Correct. चाहते थे। Correct. आपको करना क्या चाहिए था? आपको इटालियन पिज्जा खाना था, यू गोट अ शेफ फ्रॉम इटली, आपको बोलना चाहिए था मुझे इटली का फेमस पिज्जा बना के दो। Correct. तो शायद वो बनाता जो इटली में पिज्जा हो। Correct. दैट इज अ डिफरेंस। लाइक ना, आज हम लोग एक पाम बीच रोड पर पिज्जा खाते हैं, और वही आप जब वेनिस में जाकर आप वहां का नेचुरल पिज्जा खाते हो, तो जो डिफरेंस है वो स्पेशलिटी का है, स्पेशल पीपल डूइंग स्पेशल जॉब। तो जर्नी डिफिकल्ट था, 3 से 6 महीना लगा धीरे धीरे वो अपने बेबी को अपने हाथ से दूर करना। पर एक न एक दिन तो खुद के जन्म दिए बच्चे को माँ भी स्कूल भेजती है और उससे अलगाव करती है, तभी वो बच्चा बड़ा होकर यूपीएससी क्लियर करके कलेक्टर बनता है। अगर माँ ने वो बच्चे को कभी छोड़ा ही नहीं होता और सारी जिंदगी अपने पास घर रह के होम स्कूलिंग कराया होता, तो शायद वो कभी फर्स्ट रैंकर बन के कलेक्टर नहीं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो क्या यही रीजन है, यही क्लैरिटी ऑफ थॉट जो आप में और भद्रेश भाई में था, क्या यही रीजन है कि आप वेनिस वाला पिज्जा नवी मुंबई में आपके प्रोजेक्ट्स के थ्रू डिलीवर कर पा रहे हो, एंड आपके प्रोजेक्ट्स बाकियों से हटके हैं? जैसे एक थॉट प्रोसेस है आपके प्रोजेक्ट्स में, हर प्रोजेक्ट का नाम शुभारंभ, सौभाग्यम, आनंदम, तो क्या ये भी साथ साथ में थॉट प्रोसेस था या दिस जस्ट हैपेंड? देखो, मैं बोलूंगा थॉट प्रोसेस था, बट इसका मुझसे भी ज्यादा श्रेय मैं मेरे बड़े भाई को देना चाहूंगा, बिकॉज ही वाज इन द इंडस्ट्री मच लॉन्गर देन मी। ओके। वो मुझसे 6 साल पहले इंडस्ट्री में आ गए। राइट। तो ये जब चेंज प्रपोज किया और उन्होंने उस चेंज को एक्सेप्ट किया, बिकॉज एक टाइम था जब वो सारा काम खुद करते, मार्केटिंग भी वही करते थे, सेल्स टीम भी वही चुनते थे, कंस्ट्रक्शन भी करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज विलिंग टू मेक दैट। जब वो चेंज किया तो एज आई सेड ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिला, बट जब धीरे धीरे स्पेशलाइज्ड लोग आने लगे, जैसे प्री सेल्स के मैनेजर्स आने लगे, सेल्स के मैनेजर आने लगे, सबको इंसेंटिव सिस्टम पे बांटा गया, सबको स्पेशलाइज सिस्टम पे लाया गया, तो आज सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीजन क्या है? सक्सेस का बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोगों ने बाकी सब डेवलपर्स से अपना मॉडल डिफरेंट। करेक्ट। हाउ द मॉडल वाज डिफरेंट? बहुत सारे डेवलपर का मॉडल है, आप नवी मुंबई का सबसे प्राइम प्लॉट ले लो, भले वो कितना भी महंगा हो, आप बोर्ड लगाओगे, दुनिया की पब्लिक आएगी और माल बिक जाएगा। प्रॉब्लम क्या है उस मॉडल में? 2 प्रॉब्लम है। एक तो क्योंकि वो इतना प्राइम प्लॉट है, सारी दुनिया उस प्लॉट को खरीदना चाहती है, राइट, इसलिए उस प्लॉट की प्राइस बहुत ज्यादा है और मार्जिन कम है। दूसरा, वो प्लॉट खत्म हो जाएगा, आप फिर एक दूसरा प्लॉट ढूंढोगे। हमने मॉडल अलग क्या किया कि हम लोग ये जो मॉडल है, जिसको सिडको में 12.5% का मॉडल है, जिसके अंदर सिडको लैंड अलॉट करता है, हमने वो मॉडल छोड़ के 7-12 का मॉडल अपनाया, जिसमें आप लैंड एक्वायर करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ये सारी लैंड जो हम लोगों ने एक्वायर की, वो सिडको की रेंज से बाहर एक्वायर की, और उस जगह को जो शहर से दूर थी इतना खूबसूरत बनाया, डेवलप किया, प्लानिंग किया, और बहुत ज्यादा हम लोगों ने उसके ऊपर मेहनत करके हम लोग लोगों को वहां तक लेके गए और एक भविष्य दिया। एक छोटा सा फिगर आपको दो, यू विल बी वेरी सरप्राइज। पिछले 1 साल में टुडे के सारे प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने 19,234 19,234 विजिट करा है। तो जस्ट इमेजिन, हेड्स ऑफ टू आवर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स, इतना बड़ा नंबर अचीव करना और 1 साल में इतने लोगों को साइट विजिट करना, यू कैन इमेजिन हाउ मच एफर्ट वी आर। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट भावेश भाई। सो भावेश भाई, फिर
कंटिन्यूइंग विद दिस, एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जैसे आपने बताया कि यू adapted the best practices of the industry. At the same time, you stuck to your vision, your values. ये सब के बीच में मुंबई जैसे मार्केट में, coming down to नवी मुंबई जैसे मार्केट में, how did you manage to create this, very different micro market itself called Upper Kharghar, and यू आर लार्जली, आपको श्रेय जाता है उस माइक्रो मार्केट को क्रिएट करने का और शायद उसको नामकरण भी करने का. तो ये विजन आपका पहले से था कि मैं यही करूंगा, या ये धीरे धीरे बनता गया आपका? नहीं, आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये विजन पहले दिन से नहीं था कि हम वहाँ पर अपर खारघर बनाएंगे, नई दुनिया बनाएंगे. बट एक चीज हम लोगों ने जो रियलाइज की थी वो ये, क्योंकि सिडको 12.5% स्कीम से बना था, तो एक तो यहाँ के प्लॉट्स बहुत छोटे थे, राइट, 1000 मीटर, 2000 मीटर, 2500 मीटर. तो जब आपका प्लॉट इतना छोटा है 1000 मीटर का, आप चाहने के बाद भी कोई एम्यूनिटीज नहीं दे सकते. तो आप अगर नवी मुंबई के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स देखोगे तो वो 7 स्टोरी 14 स्टोरी प्रोजेक्ट्स है जिनमें हार्डली कोई एम्यूनिटीज है. बहुत एक्सेप्शनली कोई 5% प्रोजेक्ट होते हैं जो 5000 10,000 मीटर बड़े होते हैं, जिनके ऊपर आपको एम्यूनिटीज मिलती. जनरली नहीं. अगर आप छोटे एरियाज में जाएंगे, करंट जाड़े या पनवेल के कोई एरियाज में, तो वहां पर आपको छोटे प्लॉट और छोटे प्रोजेक्ट मिलते हैं. तो वहां से हमको आइडिया आया कि क्यों न ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाए जहां पर 50 लाख स्पेंड करने वाला आदमी भी वो एम्यूनिटीज अफोर्ड कर सके और एंजॉय कर सके, जो एम्यूनिटीज 5 से 10 करोड़ का पाम बीच पे घर लेने वाला आदमी कर. 50 लाख में जो आदमी घर खरीद रहा था उसके पास एम्यूनिटी के नाम पे खाली पार्किंग था, विच इज टेक्निकली नॉट एम्यूनिटी. और यही आदमी जो पाम बीच से 5 से 10 करोड़ का घर खरीद रहा है, उसके पास स्विमिंग पूल भी है, जकूजी भी है, चिल्ड्रंस पार्क भी है, जॉगिंग ट्रैक भी है, लाइब्रेरी भी है, इंडोर गेम रूम भी है, जो 50 लाख वाले के लिए खाली सपना था. तो हमने जो एक बोलते हैं एक यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, राइट. तो जो अपर खारघर का जो मार्केट, जो प्रोजेक्ट हमारा जो सबसे ज्यादा हिट हुआ, आनंदम, वो क्यों चला? क्योंकि जब हम लोगों ने वहाँ प्राइस चालू किया तो स्टार्टिंग में टिकट साइज था 45 लाख. 45 लाख के अंदर हम लोग 20,000 मीटर बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे. वहां पर 4,000 मीटर का क्लब हाउस बन रहा था, जितना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता सिडको में. एमेनिटीज के नाम पर 28 एमेनिटीज थी. 45 लाख के फ्लैट के अंदर आपको साथ में फ्री डिश वॉशर, फ्री वीडियो डोर फोन, साथ में डिजिटल लॉक, साथ में चिल्ड्रन का सेफ्टी लॉकिंग सिस्टम और एयर प्यूरिफायर. तो पीपल नेवर इमेजिन कि 45 लाख में ये दुनिया भी मिल सकती. देखो जस्ट कैसा है कि जब हम लोग रोड पे चलते हैं, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी है जो कहेगा कि मैं रोल्स रॉयस पसंद नहीं करता और खरीदना नहीं चाहता. एवरीबडी लव्स रोल्स रॉयस, राइट. वो इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो खरीद नहीं सकते. अगर कल को रोल्स रॉयस का कोई ऐसा मॉडल आ जाए जो थोड़ा फीचर्स कम हो, बट वो 10 करोड़ की जो रोल्स रॉयस की फैंटम है उसका स्टार्टिंग प्राइस 70 लाख का हो जाए, तो आपको क्या लगता है आम आदमी खरीदेगा? Of course. Because they love the product, they just spend 10 CR. Right. वही मॉडल हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया. एक प्रोडक्ट रोल्स रॉयस के रेंज का, बट प्राइस एक आपकी ऑडी और मर्सिडीज की रेंज. दैट इज द डिफरेंस विच वी क्रिएटेड एंड इट क्लिक फॉर अस. ब्रिलियंट भावेश भाई. सो भावेश भाई, जैसे आपने बताया कि यू क्रिएटेड दिस नीश वेयर यू आर ब्रिंगिंग अफोर्डेबिलिटी टू एन एस्पिरेशनल प्रोडक्ट. ट्रू. आपने नवी मुंबई में खारघर और खारघर में एक नया माइक्रो मार्केट बनाया, अपर खारघर. True. और उसमें आपने ये बहुत सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया. अब मुझे ये समझना है दैट डू यू देन compare this story of Upper Kharghar or the success of this Upper Kharghar to probably micro markets like Gurgaon or Powai or Palava maybe? What's your view on what is this Upper Kharghar micro market all about? देखो, आई थिंक काफ़ी हद तक अगर आप गुड़गांव की बात करें या पलावा की बात करें तो वो स्टोरी अपर खारघर से सिमिलर क्यों है?
गुड़गांव इतना बड़ा हिट क्यों हुआ? लाइक व्हाट डू यू थिंक? लाइक लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन. Now, infrastructural development. एग्जैक्टली. तो गुड़गांव इतना बड़ा हिट इसलिए हुआ क्योंकि जो दिल्ली में जो लोग ट्रैफिक कंजेशन और सब फील कर रहे थे और जो लेवल पे प्राइजेस उस समय पहुंच गए थे, Right. लोगों को ऑप्शन चाहिए. Correct. पीपल नीडेड अल्टरनेटिव ऑप्शन. Correct. आपको एक मेडिकल टर्म में एग्जांपल दूं तो जब एलोपैथी से अगर आपकी कोई स्किन एलर्जी ठीक नहीं होती तब आप क्या करते? इमीडिएटली यू गो टू होम्योपैथी. व्हाई? बिकॉज इट्स एन अल्टरनेटिव. Correct. इसी तरह से जब ये कोई भी नया मार्केट सेट होता है उसका रीजन ही है कि इट इज नीड बेस्ड, डिमांड बेस्ड. कि वो मार्केट नहीं एक आपने मार्केट बना दिया और उसके बाद आप उसकी नीड क्रिएट. Correct. इट्स अदर वे अराउंड. नीड इज ऑलरेडी देयर, Right. उसको देख के आप मार्केट बना रहे. वो नवी मुंबई में वो ऑलरेडी समय आ गया था जब लोगों को 75 लाख 80 लाख के 1 BHK अनअफोर्डेबल लग रहे थे. दे नीडेड समथिंग अ लिटिल बिट चीपर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 80,000 1 लाख रुपए का जॉब करते हैं और 80,000 का EMI नहीं पे कर सकते. Correct. उनको EMI 30-35 हज़ार का चाहिए. तो पहली बात तो प्राइस अफोर्डेबिलिटी वाज अ बिग फैक्टर. दूसरी बात फ्यूचर कनेक्टिविटी. और तीसरी बात द काइंड ऑफ एमिनिटीज विच वर गिवन. जो लोग नवी मुंबई के दूसरे बड़े नोड्स में रह रहे थे जो सिडको ने डेवलप किए थे, कोई भी आप नोड की बात करो, चाहे वाशी की बात करो, कॉपर खेरने की बात करो, सानपाड़ा की बात करो, नेरुल की बात करो, सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि यार सब कुछ बढ़िया है, नवी मुंबई इज अ ग्रेट सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिव हुआ अच्छा, बट वी आर मिसिंग ऑन एमिनिटी. यही विल बी सरप्राइज जब हमारे कोई रिलेटिव्स या डेवलपर फैटर्निटी के लोग बॉम्बे से आते हैं और जब नवी मुंबई में अपर खारघर जैसा प्रोजेक्ट देखते हैं तो उनके मुंह से निकलता है कि यार हम तो 10 करोड़ रुपया दे के भी ये लेवल की एमिनिटी साउथ मुंबई नहीं मिल पा रहा है. Correct. जो आप लोगों को 50 लाख में दे रहे हैं. Correct. Correct. कि द लैंड प्राइजेस आर सो हाई कि 10 करोड़ देने के बाद भी साउथ बॉम्बे में आपको एक बेसिक घर मिल रहा है, Correct. न कि 30 एमिनिटीज वाला घर. Correct. आपको 4,000 मीटर का क्लब हाउस साउथ बॉम्बे में मिल ही नहीं सकता. Correct. तो यानी जो थॉट प्रोसेस थी, आपने गुड़गांव का एग्जांपल लिया, आपने पलावा का एग्जांपल लिया, सबका स्टोरी सेम है. सब इसलिए सक्सेसफुल हुए, उस प्रोडक्ट की नीड ऑलरेडी थी. तो अपर खारघर की नीड क्यों थी? क्योंकि खारघर इट्स ब्यूटीफुल. अगर आज मुझे आप पूछोगे टॉप 3 नोड्स इन नवी मुंबई टू लिव, खारघर इज वन ऑफ देम. सब कुछ है खारघर के अंदर. खूबसूरत वहां पर आप देखोगे तो गोल्फ कोर्स है, वहां पर आपको इस्कॉन टेम्पल मिलेगा, वहां पर आपको गुरुद्वारा मिलेगा, वन ऑफ द बिगेस्ट सेंट्रल पार्क मिलेगा, झरने हैं, ओपन सड़कें हैं. बट 1 BHK कितने का? 75 to 80 लाख. और एमिनिटीज नहीं. दीज आर द पीपल हु थॉट कि यार अगर 70-80 लाख देने के बाद भी कुछ नहीं मिला तो क्या मिला. तो दे थॉट, और आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल टू शेयर हियर. जब हम लोग पहली बार अपर खारघर में आनंदम लॉन्च किया तो वन ऑफ द सेल्स टीम मैनेजर आस्क्ड मी कि सर कोई खारघर छोड़ के इतना दूर क्यों आएगा. तो मैंने बोला आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है. मैंने कहा एज अ सेल्स मैनेजर तुम बताओगे खारघर में 1 BHK का रेट क्या है. ही सेड अराउंड 75 लाख. Right. मैंने कहा अपना रेट क्या है? मैंने कहा सर 45 लाख. मैंने कहा अगर तुम्हारी वजह मैं सेल्स का पर्सन होता तो कस्टमर को कहता है कि सर आप अगर समझदार इन्वेस्टर है, 45 लाख में घर लीजिए, 5 लाख की कार लीजिए, पूरी जिंदगी 5 लाख का पेट्रोल भराइए, वो भी 20 लाख रुपया आप FD में डालेंगे, जो पैसा आपका बढ़ता रहे. Correct. और डिस्टेंस कितना है? ड्राइविंग डिस्टेंस 4 से 5 मिनट. Correct. तो 4 मिनट में अगर आपको ऐसा आपको सोसाइटी फ्लैट मिल रहा है यहाँ पर 30 लाख रुपया, प्राइस कम है और 25 एमिनिटी ज्यादा है, तो 3 से 4 मिनट तो अपना दिन का निकाल ही सकते हैं. एक गाना एक्स्ट्रा सुन लीजिएगा. हमारे तो बॉलीवुड में किशोर साहब के बहुत अच्छे अच्छे गाने, तो उसमें से कोई भी एक गाना निकाल के सुन ले, और कुछ नहीं तो यही सुन लीजिएगा, जरा हट के जरा बच के, ये है मुंबई मेरी जान, ये है नवी मुंबई मेरी जान, ये है नवी मुंबई मेरी जान. So that idea clicked. Perfect, Naresh bhai. So, infrastructure development has always been the story for नवी मुंबई. मतलब काफी सालों से नवी मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में हम सुनते ही आ रहे हैं, और अब तो इम्प्लीमेंट भी हो गया है, काफी कुछ इम्प्लीमेंट हो गया है. ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से सेल्स, प्राइसिंग, डिमांड में कितना फर्क पड़ा? So here I'm going to be honest. Generally developers हमेशा बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर आने से रेट डबल हो गए हैं, सेल डबल हो गई है. दैट इज नॉट अ ट्रू स्टोरी.
ये सारी चीजों में वक्त लगता है, होता है, Correct. डेफिनेटली होता है, Correct. बट दिस इज नॉट अ ओवरनाइट स्टोरी। True. रातों रात कोई स्टार नहीं बनता, क्योंकि आपका अटल सेतु चालू हो गया है इसलिए पनवेल का रेट अगले दिन डबल हो जाएगा। इट डजंट वर्क दैट। Correct. Correct. इट्स अ फेज। पहले फेज में क्यूरियोसिटी बढ़ती है, Correct. सेकंड फेज में साइट विजिट बढ़ते हैं, Correct. थर्ड फेज में सेल बढ़ती है और फोर्थ फेज में प्राइजेस बढ़ती है। आज हम ऑलरेडी सेकंड फेज तक तो पहुंच गए Right. कि जैसे ही अटल सेतु चालू हुआ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अटल सेतु इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है और विश्व का 12वां सबसे बड़ा सी ब्रिज। Wow. वी आर वेरी लकी दैट इट इज कनेक्टेड टू नवी मुंबई। और ये कनेक्ट होते ही पनवेल, उल्वे, पुष्पक नोड के जो प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर जो इंक्वायरी है और साइट विजिट वो कम से कम 30% से बढ़ गई। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले 3 से 4 महीने में इसके ऊपर सेल का इम्पैक्ट आएगा और स्लोली इसकी वजह से ये सारे जो मार्केट है उसमें 40 to 50% के इंक्रीज आएगा। तो दिस मार्केट इज गोइंग टू गो अप बाय 40 to 50% इन द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर। और कोई मुझे आज पूछेगा कि सर 12 जनवरी को अटल सेतु लॉन्च हुआ तो क्या फरवरी में रेट्स दुगने हो गए? नहीं, इट विल टेक टाइम। Correct. No, I think you're absolutely right, Bhajbhai. Citing a quote from a Collier's report also, they also mentioned कि around 37 to 42% का rise तो expected है in a very near future. So I think the figures go absolutely in your favor in that aspect. We'll continue with some more exciting talks with Mr. Bhavish Shah on the next episode of Blind Spot.